हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ एस4एस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए थे। किसके? सोशल साइंस और साइंस के। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ से देख लें। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर का सेट 1 करेंगे, हिंदी। इसमें हम हिंदी ए करेंगे। आप लोगों का जो हिंदी है, सिंपली हिंदी करेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें आपका समय 1.5 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में इस पेपर को करने के लिए, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले आपका कुछ निर्देश देता है, सामान्य निर्देश, कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। कुल 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित, मतलब 40 प्रश्न है तो 40 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प का चयन करना है। कौन सा? सही विकल्प का। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो आपका कोई आंसर नहीं काटा जाएगा। तो इस वीडियो में हम बता दें कि हिंदी करेंगे। हिंदी के 40 प्रश्न शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला है खंड क। ये खंड क है अपठित बोध। ठीक है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है, आपका जो एग्जाम में होगा क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, वो होगा किसमें? गद्यांश रहेगा, अपठित गद्यांश। ठीक है, जिसको आप पढ़े नहीं होंगे, गद्यांश रहेगा क्वेश्चन 1 से 5 तक। ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें कि कहाँ से कहाँ तक कौन से प्रश्न रहेंगे, ताकि आपके सिलेबस में ईजी हो। के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, गद्यांश कुछ इस प्रकार है। आप गद्यांश चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं, और चाहे तो इसे क्वेश्चन के साथ ही पढ़ें। हम किसके ऋणी हैं? हम किसके ऋणी हैं? तो आप पढ़िए कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। ठीक है, तो किस पर? जिस देश में हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मातृभूमि। क्या बोलते हैं? मातृभूमि। मतलब मातृभूमि देश को हम बोलते हैं अपना मातृभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। हम किसके ऋणी हैं? मातृभूमि के। ठीक है, अगला है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की। आगे देखिए, पढ़ते हैं आगे कि हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तो इसमें क्या है? गिरकर उठकर बड़े होते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गिरकर उठकर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, वहाँ आंसर ढूंढते जाना है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ठीक है, इसका हुआ ऑप्शन ए 1 नंबर का, और 2 का हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3 नंबर। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? हमारा जो भरण पोषण है किसके द्वारा होता है? आइए देखते हैं गद्यांश में। देखिए यहाँ से, अब देखिए, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्य अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। किसके द्वारा? धरती माँ द्वारा दिए गए अन्न से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धरती माँ द्वारा दिए गए अन्न से। ऑप्शन बी होगा किसका? 3 नंबर का, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। आइए देखते हैं कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। लिखा है यहाँ, देखिए कि हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। किसके लिए? देश की उन्नति के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी होगा 4 का। ठीक है, अगला है 5वां नंबर। देश प्रेम क्या है? देश के प्रति जो प्रेम है वो क्या है? ऑप्शन है देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, शांतिपूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं देश प्रेम क्या है। यहां से देखते हैं कि देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना ही देश प्रेम है। कौन सा है? कि समान धर्म को देखना और विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज को निभाना ही क्या है? देश के प्रेम है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ये होगा, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, यही कहलाता है देश प्रेम। ठीक है, आपका
गद्यांश जो था अपठित, उसका 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न हुआ कंप्लीट। आगे है आपका 6 से लेकर 10 का प्रश्न। इसमें आपको देखिए क्या बोला है कि प्रस्तुत पद्यांश, एक था गद्यांश, इसको कहते हैं पद्यांश, को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो बहुत लंबा चौड़ा आपको देख रहा है कि इतना पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा। खैर आपका टाइम भी 40 प्रश्न है और पूरी 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 90 मिनट समय दिए होंगे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का आपका जो टाइम है काफ़ी है, 2-2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए इस तरफ है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपके लिए एक क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी है कि आप कोशिश ज़रूर कीजिए। क्या है, कोशिश कीजिए, आपका हार नहीं होगा कभी नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, आप नहीं फेल होंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न 6 नंबर। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? नौका किससे डरकर पार नहीं होती? आप अभी पढ़े थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो क्या होगा इसका ए नंबर। कहाँ पे? दीवारों पे। कहाँ चढ़ती है नन्ही चींटी? दीवारों पे। अभी पढ़ाएं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो कहाँ पे? दीवारों पर चढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? हम बताएं कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? साहस भरता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट जो है मोटिवेटर कोचिंग में कहीं पढ़ते होंगे, जहां आपके सर या स्कूल वाले मोटिवेशन थोड़ा बताते होंगे, उम्मीद है हमारे जो सर भी आपको पढ़े होंगे जरूर ये सब बताए होंगे आपको मोटिवेट के लिए। तो खैर इसका राइट आंसर यहाँ बिना टाइम गंवाए सी नंबर हुआ, गोताखोर। अगला है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? अभी तो पढ़े यार, इतना आसान। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, डरने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। किसकी हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार आपका 10 प्रश्न कहाँ से हुआ? एक तो गद्यांश से हुआ और दूसरा क्या हुआ? पद्यांश से। अब जो प्रश्न आपके होंगे 11 से लेकर 20 तक, ये 10 प्रश्न जो आपके होंगे होंगे खंड ख व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। काफी इजी प्रश्न है, नो टेंशन। ठीक है, प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। ऑप्शन है, सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो अकर्मक है, जिसमें हम आपको सिंपली एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। सीता गाना गाती है, आपको अपने में सवाल पूछना है क्या गाती है? गाना गाती है, ये हुआ आपका सकर्मक। वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, हुआ सकर्मक। अगर क्या का जवाब मिलता है तो होता है सकर्मक। क्या का जवाब अगर मिल गया तो सकर्मक। और कहाँ का भी जवाब मिल गया, क्या और कहाँ का जवाब मिल गया तो होगा सकर्मक। और अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। ठीक है, दो हमने देखा। तीसरा है कि लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है? चाय पी रही है। तो ये भी हुआ सकर्मक। मोहन सो रहा है, मोहन क्या सो रहा है? मोहन क्या सो रहा है? जवाब मिला? नहीं मिला। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। अकर्मक क्रिया है, मोहन सो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अगला है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है जिसमें क्या
और कहाँ का जवाब मिल जाए वो कहलाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ये ट्रिक है, आपको लिखना ये नहीं है कि सकर्मक क्रिया का परिभाषा लिखें, गलत। ये हम आपको बताएं कि कहाँ और क्या का जवाब अगर मिलता है तो वो क्या है, सकर्मक। बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है, बच्चा भी कुछ रोता है क्या यार, नहीं रोता है, ये नहीं होगा सकर्मक। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है, लड़का क्या हंसता है, कुछ नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, दिया है कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, नहीं दे रहा, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं, या क्या उड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं। रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है, रीता क्या खाती है, देखिए यहाँ मिल रहा है खाना खाती है, तो अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा, सॉरी सकर्मक क्रिया का हो जाएगा सी नंबर, रीता खाना खाती है। ओके डन। अगला प्रश्न है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, क्या है, नहीं है, किसका, जलज। जलज बोलते हैं मिला है जल प्लस जौ, ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना है। जल मिस पानी, ठीक है, या जल, और जे मिस जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जलज। अब देखिए पानी में, कमल पानी में जन्म लेता है, मोती पानी में जन्म लेता है, मछली पानी में जन्म लेता है, लेकिन बादल पानी में जन्म लेता है क्या, नहीं, तो वो तो आसमान में होता है यार, वो तो आसमान में होता है ना। तो यही होगा इसका राइट आंसर। पूछा है क्या कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन नहीं है, डी नंबर, बादल। बादल किसका अनेकार्थी है जानते हैं, बादल है जौ लौ द, जलद का, ठीक है। जलद मिस होता है जल को धारण करने वाला, दो मिस होता है धारण करने वाला, तो जलद का उदाहरण है बादल, और जलज का उदाहरण नहीं है बादल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 का डी नंबर होगा। ओके, अगला प्रश्न है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। आपके सर पढ़ाएंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए नंबर, अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन। देखिए एक अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन, 15 नंबर का। हम आपको ये नहीं कि समास को अभी डीप में बता पाए, क्योंकि हमको तो ये अभी सेट करना है, और सेट में उतना मेरे पास टाइम नहीं कि समास थोड़ा लंबा है, डीपली पढ़ना। तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपने सर से पढ़ने, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बता रहे हैं उतना कीजिए। कि प्रतिदिन जो आपका समास है कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का होगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास का विग्रह है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, सिंपल बोले, कोई दिक्कत बोले नहीं, तो क्या होगा, सरल वाक्य, सरल वाक्य। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, सरल वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, महत्व दी जाती है, मुख्यता दी जाती है, वह कौन सा वाच्य होता है। कर्ता को प्रधान दिया तो कौन, कर्तरी। कर्म को प्रधान दिया तो कर्मवाच्य। भाव को प्रधान दिया तो भाव, तो इसमें किसका दिया, कर्ता को, तो कर्ता को प्रधान दिया है तो कौन सा होगा, कर्तरीवाच्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद देख रहा है। अब देखिए आराम से, अब कीजिए, कैसे देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है, या की ओर देख रहा है, तो क्या होगा, बालक चांद की ओर देख रहा है। 19 का राइट आंसर होगा ए नंबर, बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। तो कौन जोड़ रहा है, निम्न में से कौन समुच्चय बोधक, धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अथवा। जैसे कि हम बोलते हैं रामायण अथवा महाभारत में सच्चाई का पाठ पढ़ाया गया है, तो इसमें जोड़ने के लिए जो यूज किए हैं हम उसको क्या किए, अथवा में, ठीक है। तो उसी लिए इसका होगा समुच्चय बोधक अव्यय का ऑप्शन सी, अथवा। तो दो हमने क्या किया, लेकर 11 से लेकर 20 का प्रश्न व्याकरण का किया कंप्लीट। अब है आपका पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक बोलते हैं आपके जो किताब मिले हैं उससे, खंड ग। तो इसमें आपके 21 से 24 तक के सही उत्तर का क्या करना, चयन करना, गद्यांश को पढ़ के। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते,
नाहिन मन अनुरागी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि किसका आंसर है, देख लेंगे अभी। तो आप बोलते ये ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में उड़ाएंगे आप। क्या नाम है? इस पद के रचयिता कौन है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी के रचयिता कौन है? सूरदास। आप पढ़े होंगे, आपकी हिंदी बुक का पहला जो चैप्टर है वो पद, और पद में ही दिया है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसको कौन लिखा है? सूरदास ने। ठीक है। गोपियां किसकी अनन्य भक्त हैं? सबसे ज्यादा प्रिय किसकी भक्त हैं गोपियां? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? तो पुरैन का जो पात का अर्थ होता है उसको कहते हैं कमल का पत्ता। ठीक है, कमल का पत्ता पुरैन पात का अर्थ होता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। किससे की है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। सी इज करेक्ट आंसर। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है। तेल के मटके की जगह गागरी भी लिखा, तेल की गागरी भी मिलेगा। ठीक है, गागरी और मटका एक ही होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं। अट नहीं रही कविता हम बताए थे उत्साह और अट नहीं रही कविता में। तो वीडियो नहीं देखें तो आप देख लेंगे कि अट नहीं रही कविता के आधार पर किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। उत्साह और अट नहीं रही इन दोनों कविताओं के कवि कौन हैं? उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के कवि कौन हैं? बताए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उत्साह और अट नहीं रही कविता के कवि। अगला है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? किसकी मुस्कान? माँ की, पिताजी, नन्हे शिशु या दादाजी की? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ये जो आपके हैं यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, इसका भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। यह दंतुरित मुस्कान के हैं, नन्हे शिशु में भी जान डाल देती है। अगला है फसल कविता के अनुसार बताएं। किसके अनुसार? फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, या डी नंबर बीजों का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। आप देखे होंगे कविता पढ़ेंगे तो लिखा होगा सूर्य के रूपांतर की, तो सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है। 28 का सी नंबर। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप आराम से कर पाएंगे, आराम से, आसानी से। कैसे जानते हैं? आप किताब को एक दो बार क्या करें, रीडिंग कर लें, रीडिंग कर लें किताब को। जो भी कहानी है, कविताओं को तो भी देख लें और कहानी को भी देख लें। तो खैर अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ईजी यहीं भी होगा। देखिए प्रश्न है कि बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। तो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, संगीत साधना मतलब क्या कर रहे थे? गा रहे थे। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ठीक है। अगला है भगत जी का बेटा कैसा था? यहाँ पढ़ेंगे तो मिल सकता है कि भगत इकलौता बेटा था। किसका? तो यहाँ बाल गोविंद भगत की बात है। तो बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था। कैसे? सुस्त और बोदा सा। तो आंसर लगाइए आराम से। किससे? भगत जी का बेटा कैसा था? तो डी नंबर, सुस्त और बोदा सा। आराम से, नो टेंशन। अब है कि भगत जी की पोतोहू कैसी थी? देखिए यहाँ पर खोजते हैं कि भगत जी की पोतोहू कैसे थी। पोतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। सुभग और सुशील मिली थी। किसकी? भगत जी की पोतोहू जो थी सुभग और सुशील मिली थी। तो लगा देना आंसर। कैसी थी? सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका। ये आप बोलेंगे सर इसमें तो इतना ही दिखा सुभग और सुशील। तो अगर सुभग और सुशील इस सब में नहीं दिखा तो इसमें जितना है उतना तो हो ही जाएगा। सुभग और सुशील होने के साथ घर की प्रबंधिका, पूरी प्रबंधिका मतलब घर का पूरा प्रबंध भी रखती थी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बोदा का क्या अर्थ है? ये आपका गद्यांश में नहीं दिया रहता, आपको अपना दिमाग लगा। बोदा का अर्थ होता है, आप लोग घर में देखेंगे बोदा बोल देते हैं मोटा को, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोदा जो बोलते हैं कम बुद्धि
वाला को क्या बोलते हैं, बोदा बोलते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 32 हुआ, बचा है 8 प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा, यहाँ देखें निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पान वाला एक मोटा व्यक्ति था, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। कौन? पान वाला, याद रखिएगा। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। जो नेताजी के पाठ में थी उस प्रतिमा जो सुभाष चंद्र बोस की बनी थी, किस चीज की बनी थी? मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, मोम की या लाल पत्थर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, संगमरमर के पत्थर की बनी थी। किसका? नेताजी के जो बनी थी मूर्ति, किसकी बनी थी? संगमरमर के पत्थर की। अगला प्रश्न है 35 नंबर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। ये तो हर कोई जानते हैं, और जिस भी प्रश्न का आप हम बताते थे, हर वीडियो में नहीं बता सकते, कि जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं उसे कमेंट में दें, ताकि हमें भी लगे कि आप में भी कुछ है दम, और नहीं है तो कोशिश कीजिए। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, कैप्टन। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा सी नंबर, कैप्टन होगा इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, नेताजी का चश्मा का पाठ के लेखक कौन थे। नेताजी के चश्मा का जो पाठ है उसको किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, स्वयं प्रकाश बेनीपुरी। इसका पूरा नाम है स्वयं प्रकाश बेनीपुरी। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करें, आपका जो एग्जाम है दिसंबर में, जिस जिस भी चैप्टर को रखा गया है उसका एक तरफ तो आप नाम लिखें कहानी का, और एक तरफ उसका लेखक का नाम लिख के उसे याद कर लें। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्देश है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। खैर, हम पहले तो प्रश्न देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो अगर आप पढ़े होंगे तो आप ये कृतिका का है, कृतिका। और कृतिका का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर ही रखा गया है, किसमें? दिसंबर में। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, दिसंबर जो आपके एग्जाम है उसमें कृतिका का पहला ही पाठ रखा गया है, और पहला ही पाठ है, दिसंबर में पूछा जाना है। तो इसमें दिसंबर का एग्जाम के लिए सेट बना है, तो दिसंबर के लिए पूछा गया, तो उसमें कौन सा रखा गया? माता का आंचल। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि माता का आंचल का है, और नहीं पढ़े तो मात्र एक ही चैप्टर रखा गया है कृतिका से, और जिसमें आपके कितने 37, 38, 39, 40 मतलब टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे कृतिका। एक चैप्टर आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माता का आंचल से लिया गया। लेखक क्या खेलते थे? आप शुरुआती दौर में ही देखें कि ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते थे। तो लेखक क्या खेलते थे? क्रिकेट ना, लूडो ना, क्या नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? फ्रेंड्स, इस जो 39 नंबर प्रश्न है उसका जो आंसर होगा, आंसर हम कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा आंसर में अभी हम कंफ्यूज हैं और हम नहीं चाहते कि आपको कंफ्यूज करें। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कमेंट में हम मेंशन कर देंगे, आपको कमेंट में डाल देंगे जैसे ही हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कमेंट में हम आपको दे देंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, और उसको अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। रहरी किसे कहते हैं? ये आपका माता का आंचल का ही है, और आप उसमें जाके देखिएगा कि कोई अगर शब्द लिखा रहता है, देखिए रहरी में लिखाया होगा कितना जानते हैं? 18 रहरी के ऊपर, और किताब के नीचे आप देखिएगा 18 में लिखा होगा अरहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रहरी किसे कहते हैं? अरहर को। आप किताब खोलिएगा, खोजिएगा रहरी, रहरी में आप देखेंगे लिखाया होगा 18, और 18 के अगर किताब के नीचे वाले में आएंगे तो वहाँ लिखा होगा 18 का मतलब अरहर। तो अरहर के दाल को क्या बोलते हैं? रहरी। तो आपका टोटल 40 प्रश्न हिंदी का हुआ कंप्लीट। हमने सोशल साइंस के भी कर लिए, साइंस के भी कर लिए एक चैप्टर, और हिंदी के भी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग कोई सब्जेक्ट या फिर दूसरा सेट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मतलब कि क्या बोलते हैं कि आप सभी के से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको किसी और को तो पता नहीं, लेकिन आपको जो आप देख रहे हैं उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।